नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अंबेडकर पर दिए अमित शाह के बयान से बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है। अब उसके तरफ से उठाया गया हर कदम उसके ऊपर ही उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आलम यह है कि अब मायावती ने भी ऐलान कर दिया है कि 24 तारीख को आने वाली देशव्यापी वो इस पर आंदोलन करेंगी। जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने जो बयान दिया है और अमित शाह से माफी की मांग की जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस लगातार अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। ये जो तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें हैं जयपुर की, राजस्थान की, जहां पर कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछारें की गई। उसके साथ साथ उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया, उनको खदेड़ा गया। बाबा भीमराव अंबेडकर के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में, इस तरह के नारे लगाए गए। और अभी आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया है, पानी की बौछारें की गई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। और उनका कहना है कि अमित शाह माफी मांगे, अमित शाह इस्तीफा दें, इससे कम पर मानने के लिए वो तैयार नहीं है। और इस सब में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आज प्रदर्शन किया गया है। ये प्रदर्शन लखनऊ में किया गया, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर जो हैं उनके पोस्टर्स हाथ में लिए हुए थे और उनका भी यही कहना है कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, अमित शाह माफी मांगे। तो अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। अब जो गैर सरकारी संस्थान हैं उनकी तरफ से भी लगातार आप ये देखिए कहा जा रहा है और अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन पहले से ही शुरू हो गए हैं कि अमित शाह माफी मांगे, अमित शाह को हर कीमत पर माफी मांगनी ही होगी। और अब से कुछ देर पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि आने वाला जो हफ्ता है उसे अंबेडकर सम्मान हफ्ते के तौर पर मनाया जाएगा, अंबेडकर सम्मान सप्ताह के तौर पर मनाया जाएगा। 22 और 23 तारीख को आने वाली 150 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो अलग अलग एरियाज में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं, जो मेंबर्स हैं, वो करेंगे। 150 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी। इसके बाद ये बताया गया कि 24 तारीख को अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला जाएगा और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा जाएगा कि अमित शाह माफी मांगे और अमित शाह का रेजिग्नेशन दे। ये ज्ञापन जो है वो सौंपा जाएगा। तो आप ये देखिए कि पूरा सप्ताह किस तरह से भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आएगी और अभी पूरी तरीके से वो घिरी हुई है, क्योंकि कांग्रेस अब इस पूरे के पूरे मामले को अपने हाथ से किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहती है और पूरा इंडिया गठबंधन इसमें एकजुट हो गया है। और वो पार्टियां भी जो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है वो भी और अमित शाह से उनके रेजिग्नेशन और माफी की मांग कर रही हैं। ये मामला अब ऐसे ही ठंडा नहीं होने जा रहा है। आने वाली 26 और 27 तारीख को कर्नाटक के बेलगांव में एक बड़ा सम्मेलन कांग्रेस करने जा रही है, जहां पर महा रैली होगी, महाजुटान होगा, जहां पर देश भर के कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता है, कार्यकर्ता है, वो उसमें शिरकत करेंगे। और उसके बाद आगे का रोड मैप तय किया जाएगा। वो ईवीएम को लेकर भी है कि एक बड़ा आंदोलन ईवीएम को लेकर शुरू किया जा सकता है और बाबा भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर आगे कांग्रेस की रणनीति क्या होगी इस हफ्ते के बाद, वो भी उस सम्मेलन में तय किया जाएगा। यानी कि पूरे तरीके से आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इस बार मुश्किल का सबब बने हैं खुद उस पार्टी के चाणक्य, सो कॉल्ड चाणक्य कहलाए जाने वाले अमित शाह। और अब इस बुरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए, मुद्दे से भटकाने के लिए जो नए पैंतरे आजमाए गए, यानी कि राहुल गांधी को लेकर जो केस किया गया, जिसमें 6 के करीब संगीन धाराएं जो उनके ऊपर लगाई गई हैं, वो आप ये देखिए कि किस तरीके से उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये पूरा मामला उनके ऊपर उल्टा ही पड़ता हुआ नजर आ रहा
है। यहाँ तक कि जो बीजेपी के सपोर्टर्स माने जाते हैं टीवी चैनल्स पर जो बैठते हैं, जब उनसे भी ये पूछा जा रहा है कि क्या वाकई में आपको ये लगता है कि राहुल गांधी किसी को धक्का दे सकते हैं, तो आप ये सोचिए कि वो तक भी इस बात को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मीम सब बन रहे हैं कि किस तरह से जो प्रताप सारंगी है उनकी कैसे छोटी पट्टी लगी थी, फिर बड़ी पट्टी, फिर उससे बड़ी पट्टी, फिर उससे बड़ी पट्टी उनके सर पर लगी और फिर अगले दिन वो पट्टी फिर से छोटी हो गई। तो ये तमाम चीजें लोगों को नजर आ रही हैं और राहुल गांधी के ऊपर ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी आपको पता है उनकी सांसदी छीनी जा चुकी है, उनके ऊपर ईडी के दफ्तर में उनसे घंटों की पूछताछ हुई है, उनके ऊपर कई तरह के केसेस जो हैं वो पहले से ही लगाए जा चुके हैं राजनीति से प्रेरित। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक छोटी सी राहुल गांधी की बाइट है जो मैं आपको जरूर सुनवाना चाहूंगी, जिससे ये पता आपको चलेगा कि इस तरह के केसेस से राहुल गांधी का जो पूरा की पूरी उनकी पर्सनालिटी है और राहुल गांधी एक और बड़े और ज्यादा मजबूत नेता के तौर पर उभरेंगे। इसकी एक बानगी इस बाइट से आप ये देखिए कि उनके ऊपर जो केसेस इससे पहले जो लगाए गए हैं उसको लेकर उनका क्या पूरा एटीट्यूड है। सुनिए आप राहुल गांधी को। दिमाग में आइडिया आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता है। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं नहीं डरता, मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं आरएसएस से नहीं डरता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने केस डाले, 24 लगाए, 25 लगाए, 25 और लगा दो, लो मजे लो। मैं बताऊं आपको एक बात, तो आपने सुन लिया, राहुल गांधी को 24 केस लगाए हैं, 25 लगाए हैं, 25 और लगा लें। ना मैं बीजेपी से डरता हूं, ना मैं आरएसएस से डरता हूं, मैं किसी से नहीं डरता, ये कहना है राहुल गांधी का। और राहुल गांधी ने अब से एक दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस पूरे मामले को लेकर, तो आप सुनिए राहुल गांधी से जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया। सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा, क्योंकि उनको पता है कि जो कुछ उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, कोई सबूत नहीं है। ये पहली बार आपने देखा होगा कि कोई सबूत न होने के बावजूद किस तरह की संगीन धाराएं राहुल गांधी के ऊपर लगाई गई हैं। और सीसीटीवी फुटेज अभी तक नहीं निकाला गया है। संसद जो है वो सबसे सिक्योर एरिया अब माना जाता है, जहां पर चारों तरफ कैमराज ही कैमराज हैं। अगर राहुल गांधी ने वाकई में किया होता तो बीजेपी सबसे पहले उन सीसीटीवी फुटेज को बाहर निकालती, उनको पब्लिक करती और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन हकीकत इससे परे है। झूठ को इस ढिठाई से बोला जा रहा है कि मानो बस वही आखिरी सच हो। सुनिए आप राहुल गांधी को। सीसीटीवी जारी होना चाहिए क्या? सीसीटीवी आप लोग देख लो, मांग लो। नहीं दे रहे सर, वो कैसे देंगे सर? उसके अंदर रियलिटी है सीसीटीवी जारी होना चाहिए क्या? सीसीटीवी आप लोग देख लो, मांग लो। नहीं दे रहे सर, वो कैसे देंगे सर? उसके अंदर रियलिटी है सीसीटीवी। तो कभी आपने देखा है कोई ऐसा मुजरिम जो खुद ही सबूतों के लिए कहे कि आप सबूत पेश कर दीजिए? और ये राहुल गांधी है, राहुल गांधी को पता है कि पूरी तरीके से उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए, जाहिर सी बात है वो राजनीति से प्रेरित है। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के तमाम दल जो हैं वो राहुल गांधी को लेकर एकजुट हो गए हैं और एक सुर में उन्होंने ये बोला है कि राहुल गांधी कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि राहुल गांधी को फंसाने का जो ये दाव है वो पूरा उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इससे अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है, या मैं कहूं पूरा का पूरा पहाड़ उठा के मार लिया है बीजेपी ने, क्योंकि ऐसा करके राहुल गांधी की छवि इससे और बेहतर हुई है। जहां राहुल गांधी को वो गुंडा बताने की कोशिश कर रहे थे, ये साफ पता चल गया कि अब तक जितनी भी कोशिशें राहुल गांधी को, चाहे वो देशद्रोही, पप्पू या फिर विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं या फिर वो गुंडे हैं, अपराधी हैं, संगीन धाराएं उन पर लगाई गई हैं, वो सब कुछ कैसे धराशाही होते हुए नजर आ रहे हैं, ये साफ तौर पर आप देख रहे हैं। और इस बीच आखिरी दिन था जब संसद का ना अमित शाह वहां पर थे, ना नरेंद्र मोदी वहां पर थे, और अब तो हमारे प्रधानमंत्री हमेशा की तरह ही अब वो विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं। लेकिन ऐसे में
भारतीय जनता पार्टी जब मुश्किल में बुरी तरीके से फंसी हुई है, अब कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने पूरी कमर अपनी कस ली है कि इस पूरे मामले को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जा सकता है। आने वाले वक्त में दिल्ली में चुनाव है, उसके बाद बिहार में चुनाव है और नीतीश कुमार के तेवर भी कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ना उनकी तरफ से कोई बयान आया, ना टीडीपी की तरफ से कोई बयान आया, बल्कि आरएलडी की तरफ से ये जरूर कहा गया, उनके एक प्रवक्ता की तरफ से, कि जो कुछ अमित शाह की तरफ से कहा गया है हम उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भले ही उस गठबंधन का हिस्सा हो, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। तो आप ये देखिए कि ना सिर्फ जो विरोधी दल हैं उनसे घिरे हुए हैं, बल्कि अपने खुद के जो खेमे के लोग हैं, जिन दो बैसाखियों पर टिकी हुई है भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार, ये एनडीए की ये सरकार, वो सब भी अब मुखर होकर अपनी बात को रखने लगे हैं। तो एक 18 सेकंड 19 सेकंड में बड़बोलेपन में कही गई वो बात, या फिर जो दिल में थी बात वो जुबान पर आ गई। अब कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मुश्किल और कांटों भरा सबब बनती हुई नजर आ रही है, वो आपके सामने है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमान को ले आइए जिनसे इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ फिलहाल पॉलिटिकल एनालिस्ट, जाना माना चेहरा जम्मू आनंद जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, और अब से कुछ ही देर में मेरे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव भी जुड़ेंगे। जम्मू आनंद जी, बहुत स्वागत आपका। इस्तकबाल। सवाल मेरा आपसे ये जम्मू आनंद जी, क्या ये सब करके जो बीजेपी कर रही है, पहली गलती अमित शाह ने जो की, उसके बाद माफी नहीं मांगी, क्योंकि बीजेपी में एक कल्चर ही नहीं है, खासतौर पर 2014 के बाद वाली बीजेपी में, कि वो किसी का भी रेजिग्नेशन ले या फिर कोई माफी मांगे। वो ये दिखाते हैं कि जो कह दिया वो कह दिया, जो कर दिया वो कर दिया। लेकिन राहुल गांधी को लेकर जिस तरह का उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया है उनको गुंडा करार देने का, क्या आपको नहीं लग रहा वो उनके ऊपर खुद उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है? और अब सड़कों पर जनसैलाब उमड़ रहा है, ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का, बल्कि वो लोग जो अंबेडकरवादी हैं, वो लोग जो बाबा भीमराव अंबेडकर की विचारधारा में, इस संविधान में यकीन रखते हैं। उनको यह बखूबी और पता चल गया कि वो 400 पार के बाद संविधान बदलने की बात कोई ऐसी वैसी नहीं थी, बल्कि पूरा का पूरा इरादा था। नमस्कार, बहुत दिनों के बाद फिर जुड़ रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि 75 साल संविधान के, ये कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी के लिए एक काल के रूप में है, क्योंकि जो सरकार इस वक्त है 2014 के बाद से, बुनियादी तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो इस संविधान को नहीं मानती है, और इसकी चर्चा तो पिछले कई वर्षों में नहीं हो पाई, लेकिन 75 साल के उपलक्ष्य में क्यों ना सही संसद के पटल पर संविधान को लेके, संविधान के निर्माण को लेके उस समय की पार्श्वभूमि और उस समय खास करके संघ की भूमिका जो है, वो आज़ादी के बाद पहली बार संसद के पटल में चर्चा हुई। और राहुल गांधी ने खास करके आरएसएस की जो भूमिका थी, जब 1950 में ये संविधान लागू किया गया, जिस संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर थे, तो 3 दिन के बाद ही आरएसएस ने अपने मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में जो लेख लिखा, उस लेख में उन्होंने कहा कि ये जो संविधान है, इस संविधान में भारतीयता कुछ नहीं है। इस संविधान में खास करके मनुस्मृति, जिस मनुस्मृति से उनका कहना था कि ग्रीक के दार्शनिकों ने और उस समय के सत्ताधीशों ने एक प्रकार से ऊर्जा ली, लेकिन इस संविधान में जो है वो मनुस्मृति के भी अंश नहीं है। और उसके बाद सावरकर ने भी जो कहा कि भाई, वेदों के बाद देश के हिंदुओं के लिए जो है मनुस्मृति ये पवित्र ग्रंथ है, और इसमें कुछ है नहीं, और महिलाओं को तो एकदम समान अधिकार वगैरह दिया जा रहा है। ये हिंदू समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट है, उन्होंने भी अस्वीकार किया। तो देश का प्रधानमंत्री बुनियादी तौर पर स्वयंसेवक है, इसको हम नहीं भूलना चाहिए। वो फिर चाहे पार्लियामेंट के, संसद के
सीढ़ियों को चूम ले या फिर माथे से संविधान को लगा ले, इस तरीके की ड्रामा थिएट्रिक जिसको कहते हैं वो तो किया जा सकता है, लेकिन वैचारिक स्तर पर जो है वो यही है कि हम संविधान को नहीं मानते। यानी संविधान को नहीं मानते का मायने ये है बुशरा जी कि हम लोकतंत्र को नहीं मानते, हम सामाजिक न्याय समाजवाद को नहीं मानते, हम धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते। और ये जो चर्चा 2 दिन जो हुई, आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी थी कि वो डिफेंड नहीं कर सक रहे थे। एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई खड़े होके कि 1950 में जो आरएसएस ने जो भूमिका रखी थी वो गलत थी। किसी ने ये भी भूमिका नहीं रखी कि हमें इस बात के लिए अफसोस है और संघ को अपनी भूमिका जो है उसमें क्या बदल लाए नहीं लाए इसकी पुष्टि करनी चाहिए। कहीं ना कहीं दबे स्वर में जब विपक्ष की ओर से प्रहार पे प्रहार होने लगे और आरएसएस और बीजेपी का जो असली चेहरा वो बेनकाब होने लगा, तो वो उसका एक प्रकार से डिफेंड नहीं कर सके। तो बौखलाहट इतनी जबरदस्त थी बीजेपी में और सरकार में और मोदी अमित शाह में कि पहली बार ऐसा हुआ कि एक प्रकार से उनको नंगा किया जा रहा था, और कहीं चौराहे पे नहीं, पार्लियामेंट के पटल पर। और वो ना आरएसएस का बचाव कर पा रहे थे ना खुद का बचाव कर पा रहे थे। और ये सिद्ध हो रहा था कि संविधान के बारे में उनका जो प्रेम है ये सिर्फ एक छलावा है, दिखावा है। और इसी बौखलाहट के चलते और उसी के बाद जो वन नेशन वन इलेक्शन में जो किरकिरी हो गई कि सरकार 272 का आंकड़ा उस दिन दिखा नहीं पाई, 269 से गिर गया, तो ये बौखलाहट इतनी जबरदस्त थी कि या तो आत्महत्या करते या सर पर या दीवार पर सर फोड़ते अकेले में। तो उसी बौखलाहट के चलते अमित शाह ने जो बोला कि ये अंबेडकर 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 क्या लगाए हो, इतने बार अगर तुम भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो ये बौखलाहट में दिल की बात, पेट की बात जबान पे आ गई और उन्होंने कह दिया कि अंबेडकर का मार्ग ये नरक में ले जाने वाला मार्ग है और भगवान का नाम ये स्वर्ग में ले जाने का मार्ग है। ये वो अमित शाह बुशरा जी जो संविधान पे हाथ रख के कसम खा के मंत्री बनते हैं, उन्होंने ये कहा कि अंबेडकर का नाम लेना मतलब नरक में जाना और भगवान का नाम लेना मतलब स्वर्ग में जाना। तो उनको ये समझ में नहीं आया होगा कि भाई, क्योंकि कैसा है ना कि तानाशाही प्रवृत्ति के लोग जब नशे में चूर हो जाते हैं सत्ता के, तो उनको ऐसा लगने लगता है कि उनके जबान से निकली हर बात पे लोग नाचेंगे। नहीं, देश का विवेक अभी भी जिंदा है, देश का विवेक अभी भी कायम है। और जैसे ही अमित शाह ने संसद के पटल में बाबा साहब की अवहेलना की, समाज के अंदर जबरदस्त तीव्र प्रतिक्रिया आई। और मैं समझता हूं कि जाने अनजाने में क्यों न सही, पिछले 15 दिन में जो थोड़ी बहुत बिकराहट इंडिया गठबंधन में दिखने लग रही थी, इस अमित शाह को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इंडिया गठबंधन में एक प्रकार से वो एका निर्माण कर दिया है। और आज देश में इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया है। और अंबेडकर को पिछले 75 साल जिस आरएसएस अप्रोप्रिएट करना चाहती थी, लेकिन अमित शाह ने पूरे अंबेडकर को बीजेपी और आरएसएस के उनके ड्रामा से भी उन्होंने उसको बाहर कर दिया। और आज अंबेडकर देश के अंदर एक स्पिरिट, एक ताकत के रूप में लोगों को प्रेरित करती है। और इस देश के अंदर शांति प्रिय लोग, इस देश के अंदर जनतंत्र प्रिय लोग, इस देश के अंदर पे विश्वास रखने वाले वो आज सड़कों पे है। और ठीक है कि राहुल गांधी ने
उस एक प्रकार से लीडरशिप दी है, अच्छी बात है। और क्या नज़ारा है कि पार्लियामेंट के अंदर अंबेडकर के फोटो को लेकर 1950 के बाद अंबेडकर के फोटो और तस्वीर सांसदों के छाती पर, ये पहली घटना है। जो लोग नई बिल्डिंग बनाए संसद की, इसीलिए बनाए कि जहां पर सेंगोल आएगा और जहां पर पंडे जो है होम हवन करेंगे और धर्मनिरपेक्ष संविधान को उस हवन में जलाएंगे। पहले ही सत्र में उनकी ये हालत हो गई कि भाई संविधान से बड़ा कोई धर्म नहीं, बाबा साहब की अवहेलना हमें मंजूर नहीं। और इसीलिए जी। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन ने इस मुद्दे को एक लॉजिकल एंड जिसको बोलते हैं, और लॉजिकल एंड ये है कि सरकार माफी मांगे कि 75 साल के संविधान के चर्चा के 2 दिन बाद अगर देश का गृह मंत्री संविधान के नायक का अपमान करता है तो उसे अपने गद्दी में या अपने पद पे रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अमित शाह को इस्तीफा देना ही होगा, सरकार को देश के नागरिकों से माफी मांगनी ही होगी। मैं समझता हूं ये बहुत अच्छी बात हुई है कि एक बार फिर पूरे देश के अंदर संविधान को लेकर चर्चा हो रही है। संविधान के पक्ष में विपक्ष में जो वैचारिक भूमिकाएं रही है वो सामने आ रहा है, और 1990 के बाद जो जनरेशन आज 35 साल की हो गई है उसके सामने ये पहली बार ये सब चर्चा हो रही है। देश का एक प्रकार से लोक शिक्षण हो रहा है। ये देशशाही के लिए एक स्वर्ण जो जिसको कहते हैं ना ईयर कहेंगे, 2024-2025 को ये देते हुए जा रहा है। संविधान की ताकत, संविधान की स्पिरिट, ये 2025 को 2024 एक जिसको कहते हैं ना रिले देते हुए जा रहा है। मुझको लगता है कि एक बहुत अच्छे मोड़ पर ये देश और देश का समाज आके खड़ा है। जी जी, बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर कही हैं, और ज़ाहिर सी बात है कि जो आपने कहा है कि इसको गोल्डन एरा के तौर पर इस ईयर को देखा जाए कि एक बार फिर से ये तो 2024 लोकसभा चुनाव से हम लगातार देख रहे हैं कि विचारों की लड़ाई, ये अब विचारों की लड़ाई है, और साफ तौर पर कौन सा विचार इस देश में अब पनपेगा, रहेगा, ये अब उसकी लड़ाई है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जाना माना चेहरा, मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और मेरा सवाल आपसे ये कि हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस, तमाम जो पार्टियां हैं वो अब सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रही हैं, और कांग्रेस ने अपना पूरा प्लान बताया है कि आगे किस तरह से वो सम्मान सप्ताह मनाएगी पूरे हफ्ते को, और उसने पूरा प्लान बताया है। इसमें बीजेपी की बी पार्टी कही जाने वाली मायावती भी आ गई हैं, और मायावती ने भी कहा है कि 24 तारीख को पूरे देश भर में प्रदर्शन होगा। क्या ये पूरा का पूरा जो डाइवर्ट करने का मुद्दा था, जो राहुल गांधी को सेंटर में रखा गया, उन्हें गुंडा बताने की कोशिश लगातार अभी भी जारी है, और अमित शाह ने जो किया, ये आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर इतना भारी पड़ गया है कि अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए? निश्चित रूप से बुशरा जी, भारतीय जनता पार्टी और उसकी मौजूदा लीडरशिप नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो है, वो अब तक के 10-11 साल में जो सबसे ज्यादा मुश्किल में पड़ी है, वो मुझे लग रहा है इस मुद्दे पर पड़ गई है। माना कि किसान आंदोलन हुआ, सीएनआरसी का आंदोलन हुआ, 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन हुआ, 2 अप्रैल का एससी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट का आंदोलन हुआ, बहुत सारे आंदोलन हुए, छात्रों नौजवानों के नई शिक्षा नीति के खिलाफ आंदोलन हुए। लेकिन हर बार ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं चुपचाप किसी आंदोलन में झुक गई, जैसे रोस्टर का आंदोलन हो, एससी एट्रोसिटी का हो, किसानों का आंदोलन हो, उसमें कई बार लगता था चुपचाप झुक गई और बात आई गई, खत्म हो गई। माफी के लिए उन्होंने नहीं उस तरह से देखा या सोचा होगा। ये जो मौका है, ये उनके सामने एक आइडियोलॉजिकल चैलेंज बन गया है। बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस जिस हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को पॉलिटिकली हैंडल करती है, उनके जो आइकॉन है गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर, उनके विचार जो हैं कि ये देश किसका है, कैसा होना चाहिए,
इसे सबसे बड़ी चुनौती अगर जो विचार देता है तो उसका नाम है सोशल जस्टिस का विचार। उसके सबसे बड़े आइकॉन है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस सोशल जस्टिस के विचार ने अब उनको मुश्किल में डाल दिया है। अब अमित शाह सोच रहे होंगे कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक वाक्य बोल ही दिए होते कि अच्छा अगर इससे किसी की भावना, जैसे औपचारिकता में नहीं बोला जाता कि हमारे कहने का मतलब तो ये था, लेकिन अगर इससे कोई किसी की भावना आहत हुई है तो हम अपना शब्द वापस लेते हैं। ये न्यूनतम विनम्रता भी जिस भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व में नहीं बची है, अब वो लग रहा था कि हमें कौन माफी मंगवा लेगा, हमें कौन झुका लेगा, हमें कौन रोक लेगा। फिर वो हमलावर होती है। ये भारतीय जनता पार्टी की टैक्टिक्स है। वो कभी भी बैकफुट पर आने की बजाय फ्रंट फुट पर आने की कोशिश करती है। विपक्ष एकजुट हो गया। बात बाबा साहब की थी। अभी 24 का चुनाव कितना दिन हुआ बीते जिसने ये ठप्पा तो लगा ही दिया था कि बीजेपी के लोग संविधान बदलने की बात कर रहे थे। फिर इतिहास लोग पढ़ने लगे, उसका नुकसान भी हुआ भारतीय जनता पार्टी को। फिर वो डैमेज कंट्रोल में लगी थी, वो संविधान पर चर्चा कराई। उसे लगा कि वो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ चुनाव कौन लड़ा, उनको हराया किसने, मंत्रिमंडल से इस्तीफा उन्हें क्यों देना पड़ा, कांग्रेस ने उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया, नेहरू कैसे आरक्षण विरोधी थे, राजीव गांधी कैसे आरक्षण विरोधी थे, कांग्रेस ने क्या क्या किया। ये इतिहास गिनाने का इस्तेमाल करेगी वो संविधान की चर्चा में। हुआ उसका उल्टा। वहां पर संविधान पर जब बात हुई तो विपक्ष में प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा, सारे लोगों ने संविधान की अहमियत बताई और यह बताया कि उसको सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी से है। राज्यसभा में उसी के बीच में उन्हें लगा कि अंबेडकर के बारे में ये वाक्य बोल दें। अब गृह मंत्री अमित शाह के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है। 2029 में वो सपना देख रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को किनारे करके हम कैसे मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री के दावेदार बने। अब सबसे बड़ा बट्टा तो उस पूरी परियोजना पर लगता दिख रहा है। माफी मांग लेंगे तो लगेगा कि गृह मंत्री अमित शाह माफी मांग रहे हैं। वो अमित शाह जो किसी के सामने झुके नहीं, डरे नहीं, इस मामले पर घिर गए। अब ये बात लोगों को समझ में आ रही है। दूसरी बात बुशरा जी, विपक्ष क्या कर रहा है वो मैं अभी आता हूं उस पर, लेकिन देश में बहुत बड़ा तबका पैदा हुआ है जिसने पिछले कई वर्षों में मनुस्मृति के बारे में भी पढ़ा है और संविधान के बारे में भी जागरूक हुआ है, जिसे पता है कि आरएसएस का विचार क्या है और अंबेडकर का विचार क्या है। वो पढ़ के तैयार हुआ है कि अगर अंबेडकर का संविधान न होता, दलित समाज के, ओबीसी समाज के, बहुसंख्यक वंचित समाज के आइकॉन यूं ही अंबेडकर नहीं है। उनके पहले हजारों साल से जो अन्याय और हकमारी थी, उस हकमारी और अन्याय के खिलाफ जो सबसे बड़ा आइकॉन लड़के उन्हें इंसान को इंसान के बराबर का ओहदा दिलाया, वो है अंबेडकर। तो ये चेतना एक कॉमन सेंस की तरह धीरे धीरे समाज के बहुत बड़े तबके में जा रही है। तो इसको अमित शाह और बीजेपी को पता है कि ये बहुत बड़ा वोट बैंक बन चुकी है, तो बीजेपी इसको कैलकुलेट करेगी वोट बैंक की तरह। लेकिन जो अंबेडकर के चाहने वाले हैं वो अंबेडकर को वोट बैंक नहीं मानते, वो अपना इमोशन मानते हैं, वो पैशन मानते हैं, वो फैशन नहीं मानते। तो वो दबाव विपक्ष के सामने भी है। अब आते हैं विपक्ष पर। इंडिया ब्लॉक ने पिछले तकरीबन 1-2 वर्षों में, खासकर आप समाजवादी पार्टी का इतिहास देखिए तो आपको लगेगा कि समाजवादी पार्टी के पीछे कई इतिहास में गलतियां हुई होंगी जिससे उनको ये सवालों के घेरे में लाया जा सकता है कि भाई आप तो ये विचार मानते नहीं थे। अखिलेश यादव ने रिफॉर्म किया अपने को। उन्होंने डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर को अपना आइकॉन माना। समाजवादी पार्टी ने इसके लिए चुनाव लड़ा, संविधान को नैरेटिव बनाया और यूपी में बीजेपी को सबक सिखाया। वो नए अखिलेश यादव हैं। आप उन्हें अतीत की गलतियों से आज हरा नहीं सकते। वैसे ही आप एक नए राहुल गांधी को आज देख रहे हैं। राजीव गांधी ने क्या किया, नेहरू ने कैसे आरक्षण विरोध किया, इसको कोट बनाकर आप राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। ये नए राहुल गांधी हैं जिनके साथ हो सकता है उनकी कांग्रेस भी बहुत मन से नहीं खड़ी है, लेकिन राहुल गांधी जिस विचार के साथ खड़े हैं वो नए राहुल गांधी हैं। वो जाति जनगणना पर जब बोलते हैं तो बनावटी नहीं लगता।
वो अंबेडकर पर हक की बात पूछते हैं, एससी एसटी ओबीसी कितना है, कहां है, तो वो बनावटी नहीं लगता। तो अरविंद केजरीवाल का इतिहास पहले जैसा भी रहा हो, आज जब वो मौका देखकर कहते हैं कि अंबेडकर हमारे लिए भगवान से बढ़कर है, तो आपने तो विपक्ष को मौका दे दिया। तो अब इस नए विपक्ष से, नए राहुल से, नए अखिलेश से भारतीय जनता पार्टी इतिहास के पन्नों में जाके लड़ाई नहीं जीत पाएगी। ये बात ये लोग जानते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग, सांसदों को आप देखिए कि वो सदन में भी नारे लगाकर बाबा साहब के अपमान की बात करते रहे कि माफी मांगनी पड़ेगी, और उत्तर प्रदेश में कल भी प्रदर्शन हुए, आज भी प्रदर्शन हुए, सारे विधायक बाबा साहब की फोटो लेकर सदन में धरने पर बैठ गए। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया कि पूरे हफ्ते हम अभियान चलाएंगे। आम आदमी पार्टी ने फेलोशिप की घोषणा की, 2 दिन से सम्मेलन कर रहे हैं कि भाई बाबा साहब का अपमान। दक्षिण भारत की पार्टियां, अभी वहां तक तो ये बात, वहां पर सारे लोगों का पूरा नैरेटिव खड़ा हो गया। बहुजन समाज पार्टी जो आज की तारीख में बाबा साहब के विचारों पर, मैं अभी भी कहता हूं ये बात ईमानदारी से, कि अगर किसी ने वाकई डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को उत्तर भारत में जन जन तक पहुंचाया है, उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। उन्होंने बहुत लड़ करके वंचितों शोषितों को न्याय दिलाया। हम वर्तमान में आदरणीय मायावती जी से सवाल जरूर कर सकते हैं कि जिस समय देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी, संविधान पर सबसे बड़ा खतरा था, उस समय आपकी राजनीति से हम असहमत होते हैं कि आप अपनी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाई। आप चुप रही, कई बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो भी आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने के साथ साथ कांग्रेस सपा पर बोलती रही, जायज है। लेकिन आपको जिस समय ईंट से ईंट बजा देना था बीजेपी और आरएसएस का, क्योंकि वो बाबा साहब के विचारों के ठीक विपरीत हिंदू राष्ट्र और हिंदू मुसलमान का पूरा वो कर रही, उसे भी ये बात समझ में आ गया, और वो दल, वो पार्टी घोषणा कर देती है कि अब वो पूरे अरसे बाद ये होने जा रहा है, अरसे बाद, कि बहुजन समाज पार्टी अमित शाह माफी मांगो के नारे लगाएगी। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जब सड़क पर उतरेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ नारे लगाएंगे। मुझे लग रहा है कि ये जो बदलाव आ रहा है बुशरा जी, ये भारतीय लोकतंत्र के लिहाज से, भारतीयता के लिहाज से, अभी तो ट्विटर पर हम देख रहे थे कि आरएसएस और उनके कुछ फेवर वाले लोग मनुस्मृति को अपना धर्म ग्रंथ बता रहे हैं। राहुल गांधी लेके मनुस्मृति हो गए संसद में कि ये मनुस्मृति से नहीं चलेगा ये देश, क्योंकि मनुस्मृति महिला विरोधी, वंचित विरोधी, शूद्र विरोधी, दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी और गरीब विरोधी एक बेहद अमानवीय ग्रंथ है। जिसने थोड़ा भी पढ़ा होगा वो मनुस्मृति से प्यार नहीं कर सकता। ये जितने मनुस्मृति से मोहब्बत करने वाले हैं, ये सारे बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। तो यह बात तो अब जनता तक पहुंचने लगी, और इस बात में घिर गए हैं वो लोग। आप मनुस्मृति को मानोगे? आप सरकार में बैठकर किसी को जेल भेजकर, किसी पर मुकदमा लगाकर, किसी को डराकर, किसी को लालच से खरीद कर आप अब राज तो कर सकते हो, लेकिन जब इस देश की जनता को यह समझ में आता है कि उनका विचार ही नहीं बचा, अगर उनका नायक का सम्मान ही नहीं बचा, संविधान ही नहीं बचा, तो विपक्ष तो लड़ता ही है, लेकिन जनता खड़ी हो जाती है। और इस तरह का मौजूदा वक्त में बीजेपी के सामने खड़ा हो गया है। अब वो मुश्किल में आ गए कि राहुल गांधी ने हमला कर दिया, तो फोड़ दिया सर, मजाक उड़ रहा है उनका, ये मजाक उड़ रहा है। आपको पता ही नहीं कि क्लिप काट कर हमारा जो है भाषण वायरल कर रहे हैं, ये बचकाने हैं। आपने कल तक राहुल गांधी की कितनी क्लिप काटी होंगी, आपने अखिलेश यादव का कितना अपमान किया, आपने विपक्ष के नेताओं को जलील किया है, आप राजनीतिक लड़ाई लड़े ही नहीं। अब जब कुछ कुछ आपके साथ वही हुआ तो आप उस तर्क से भी नहीं बच पाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ा पॉलिटिकल बैटल बीजेपी के सामने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान वाला मुद्दा आ गया है, और पूरा विपक्ष ये समझ गया है कि इस मुद्दे पर बीजेपी जवाब नहीं दे पाएगी। ऐसे में मुझे लगता है कि 29 वाली कुर्सी तो गई ही अमित शाह जी की, मौजूदा वक्त में इससे कैसे उभरेगी। मुझे लगता है कि अब आरएसएस के मोहन भागवत जी कुछ दिन में सामने आएंगे, या हो सकता है किसी मस्जिद के नीचे फिर मंदिर खोजने का विवाद आ जाए, कहीं कुछ और हो जाए देश में ताकि ध्यान भटके। राहुल के मुक्के और धक्के से ध्यान तो नहीं भटक पाया, मामला और उनके खिलाफ जा रहा है। जी बिल्कुल, जो आपने लास्ट में कहा है वो सबसे पते की बात कि मुक्के और धक्के से ध्यान तो नहीं भटका, क्योंकि पूरी कोशिश थी कि तमाम जो टीवी चैनल्स है
जहां पर जो आपने कहा कि मनुस्मृति को धर्म ग्रंथ अब वो बता रहे हैं, और पूरी डिबेट मैंने सोशल मीडिया पे वो देखी कि अब आप ये देखिए कि टीवी चैनल्स के एंकर्स भी जो हकीकत है वो पहले से भी नहीं छुपाते थे, अब शायद और ज्यादा खुलकर वो सामने आ गए हैं। और इस अंबेडकर को लेकर जो पूरा का पूरा जो एक डिस्कोर्स अब हुआ है, और जो पूरा का पूरा जिसको लेकर डिस्कशन अब जो शुरू हुआ है, उससे बेहतर शायद इस देश के लिए कुछ और नहीं हो सकता था। जब मेजोरिटिज्म की सियासत हो रही हो, जब हिंदू राष्ट्र की बात हो रही हो, जब हर मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढा जा रहा हो, जब मुसलमानों को दोयम दर्जे का सिटीजन बनाया जा रहा हो, जब उनके सारे अधिकार उनसे छीने जा रहे हो, और ऐसे वक्त में बात हो संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की, सारा का सारा डिस्कोर्स उनके ऊपर आके टिक जाए और सेंटर में वो हो और उस पर घिरी हुई नजर आए बीजेपी और आरएसएस, इससे बेहतर देश के लिए और सियासत क्या हो सकती थी? जम्मू आनंद जी, और क्या आपको लग रहा है कि अमित शाह माफी मांगेंगे, और नहीं मांगेंगे तो फिर क्या? फिर विपक्ष की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि ये अब जिम्मेदारी विपक्ष की हो गई है कि उनको जो एक मुद्दा मिला है जो कि इस देश के लिए सर्वोपरि है, उसको वो जिंदा रखें, और इस तरह से जिंदा रखें कि आखिरकार अमित शाह को झुकना पड़े, क्योंकि इससे कम पर तो कोई बात बनने वाली नहीं है। जम्मू जी की आवाज खोले। मिश्रा जी, देश में जी, जी। क्लाइमेक्स इस वक्त ऐसा है कि एक तरफ संविधान को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, और दूसरी तरफ संविधान को अस्वीकार करने वाले और बाबा साहब को नहीं मानने वाले। दूसरे शब्दों में यह कहूं कि एक तरफ संविधान और बाबा साहब को मानने वाले और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति को मानने वाले। ऐसा एक सीधा सीधा देश के अंदर एक विभाजन हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये देश के हक में हुआ है, और इसीलिए अब दिक्कत ये है कि क्या अमित शाह माफी मांगेंगे। देखिए भाई, ऐसा है कि वो टेस्ट कर रहे हैं कि उनके जो दो सहयोगी है, नायडू और नीतीश कुमार, ये माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे तो समय बताएगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार को क्यों देरी लग रही है मनुस्मृति के और हिंदू राष्ट्र के पक्षधरों के साथ अपना संबंध तोड़ने में। जब देश के अंदर संविधान और बाबा साहब को लेकर लोग खड़े हुए हैं, तो नीतीश कुमार सत्ता के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? अमित शाह और मोदी क्या करेंगे वो तो समय बताएगा। भाई, वो तो वो लोग हैं जिन्हें बाबा साहब पे और संविधान पे विश्वास नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार और नायडू का तो विश्वास है ना बाबा साहब पर। नीतीश और नायडू का तो विश्वास है ना संविधान पर। इन्हें क्यों देरी लग रही है? मैं इनकी तुलना वो रामदास अठावले से भी तो नहीं करना चाहता, वो तो जोकर है। अरे, जिस वक्त संविधान की बात हो रही है, जिस वक्त बाबा साहब की खुल्लम खुल्ला अमित शाह अवहेलना कर रहे हैं, तो अठावले क्या कह रहे हैं? वो तो जोकर है, धब्बा है। अरे, महाराष्ट्र के लिए तो धब्बा है। जिस महाराष्ट्र की कर्म भूमि बाबा साहब की रही, उस कर्म भूमि से आरपीआई के नाम पर जो एक मंत्री, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद अपने आप को दलित हितैषी और बाबा साहब के, महाराष्ट्र में एक मतलब एक बोलचाल में ऐसा कहते हैं, आम्ही बाबा साहेबांचे लेकर, मतलब हम बाबा साहब के बच्चे हैं। ऐसा तो मैं उनकी तुलना तो नहीं करना चाहता। नीतीश कुमार तो एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन है, विचारधारा को मानने वाले, लोहिया को मानने वाले हैं ना। तो भाई, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? पहला सवाल यह है, नीतीश और नायडू क्या भूमिका लेते हैं? मुझे इस बात का दुख है कि नीतीश और नायडू ने भी अभी तक ये बयान नहीं दिया कि भाई हम अमित शाह के इस बयान से
या इस हरकत से हम अपने आप को अलग करते हैं। और अमित शाह ने बहुत बड़ा किया है, अमित शाह ने खेद व्यक्त करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। भाई सवाल इस बात का है कि जिस दिन शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये भी देख रहे हैं कि नीतीश और नायडू क्या भूमिका लेने वाले हैं, जैसे ही मुझको ऐसा लगता है कि उनकी कोई भूमिका आएगी, उसको फिर अगर वो दूर होने की बात करेंगे तो 2 मिनट नहीं लगेगा अमित शाह को माफी मांगने के लिए। भाई ये तो जी ड्रामाबाज है ना। भाई ये सत्ता क्यों छोड़ेंगे, ये नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो सहयोगी की भूमिका पर नजर टिकी हुई है मोदी और अमित शाह की। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर ये दोनों ने भी कोई भूमिका नहीं ली, अगर देश के अंदर लोग सड़कों में उतर जाएंगे तो जनमत के आगे तो फिर अच्छे को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। अमित शाह किसके हित की मूली है। जी अब बिल्कुल। दिक्कत यह है कि आप स्वीकार नहीं कर सकते भूमिका को। अब तो इस मुद्दे ने, ये जो आरएसएस का जो पूरा डायग्राम है कि भगवान को ढूंढो मस्जिदों के नीचे, क्योंकि भगवान इनके घूम गए, लापता है, मिसिंग है, तो ढूंढवाने लगे हैं मंदिरों के नीचे, मकबरों के नीचे, दरगाहों के नीचे। ये पूरा एजेंडा जो है उस एजेंडे की मिटिया मीट हो गई है। और इसीलिए भाई अभी तक भागवत साहब ने भी तो कुछ बोले नहीं है ना। भागवत साहब ने कल क्या स्टेटमेंट दिए जो आज अखबार में है, मंदिर बना लेने वाला जो है वो भगवान नहीं हो जाता। भाई आप कौन सा स्टेटमेंट कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जब आपके स्वयं सेवक ने पटल पे अंबेडकर की मजाक उड़ाई है, अंबेडकर को अस्वीकार किया है, आप कहां खड़े हो? आप उस पे तो कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हो। 1950 में आरएसएस की भूमिका जो थी संविधान को लेकर, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई सत्ता छोड़ देंगे, माफी मांग लेंगे, ये इतना आसान नहीं है। ये टटोल रहे हैं कि कहीं सत्ता गिर ना जाए। जैसे ही उनको ऐसा लगेगा कि सत्ता गिर सकती है तो तुरंत माफी मांग लेंगे। और उनको ये भी मालूम है, ये माफी मांगने के बाद इनके सहयोगी कहेंगे कि अब जब उन्होंने माफी ही मांग लिया है तो विपक्ष ने अब तूल देना नहीं चाहिए। सो माय टेक हियर इज दे आर वेटिंग what their alliance partners are going to take stand, whether they are going to mount a pressure on this Amit Shah, whether to quit the office or to offer public apology. They are waiting for that. क्योंकि अमित देखिए, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल लाने की कोशिश की थी, ये भी एक टेस्ट था, क्योंकि 3/4 मेजॉरिटी तो है ही नहीं। कौन और नए सहयोगी बन सकते हैं क्या? तो उसमें हमने देखा है कि बीआरएस एक नई सहयोगी के रूप में, वाईएसआर एक नई सहयोगी के रूप में। सो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू इक्वेट कि ये जो 30-32 लोग अगर बिखरते हैं तो कुछ और आ सकते हैं क्या? क्योंकि शरद पवार, ये तो छोड़ दो, ये अंबेडकर वाला मसला आ गया। शरद पवार ने तो हथियार वैसे ही डाल दिए हैं। ही इज अपनॉर्मिंग विथ गवर्नमेंट अडानी के मुद्दे पे। ये तो महाराष्ट्र में रह के शरद पवार को भी जो है अंबेडकर के मसले पर खुला स्टैंड तो लेना ही है उनको। तो इस वक्त तो इंडिया स्टैंड में है। जहां तक अमित शाह के माफी मांगने का सवाल है, मुझे लगता है कि जिस वक्त उनको ये समझ में आएगा कि अपने अलायंस शायद दूर हो जाएंगे या सरकार गिर सकती है, तुरंत दे विल ऑफर द अपॉलजी। ओके, आपको क्या लगता है डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी कि आखिर ये पूरा मामला जो पूरे तरीके से एक तरह से कहें गले की हड्डी बन गया है, जो तीर कमान से निकला है, अब वो वापस तो नहीं जाएगा, और अब अमित शाह क्या माफी मांगेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। और नहीं मांगेंगे अगर, तो फिर विपक्ष का रुख आगे क्या होना चाहिए? उनकी स्ट्रैटेजी आखिर क्या होनी चाहिए? और कैसे ये मामला जो कि एक तरह से बैठे बिठाए कह सकते हैं कि तुरुप के इक्के की तरह, या हम कहें कि बिल्कुल मिल गया है संविधान की पर बहस। शायद बीजेपी को लग रहा था लंबे लंबे भाषण, लंबी लंबी बातें करेंगे, कांग्रेस को बुरा भला बोलेंगे, नेहरू और इंदिरा की बातें करेंगे और उसके बाद निकल लेंगे, जिस तरह से भाषण नरेंद्र मोदी ने दिया था। लेकिन आखिरी मोमेंट पे अमित शाह ने
पूरी तरीके से फंसा दिया। तो आगे इसको कहाँ जाता हुआ आप देख रहे हैं, क्योंकि जो मौका ये हाथ लगा है ये ऐसा है जिसने वन नेशन वन इलेक्शन, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना, जो पूरी की पूरी कम्युनल जो पॉलिटिक्स थी उसको कहीं ना कहीं साइडलाइन जरूर कर दिया है। आप कल्पना करें कि इस बात पर बहस हो रही है कि अमित शाह माफी मांगेंगे कि नहीं। राजनीति ऐसे बदलती है। किसी ने सोचा था कि कभी कोई देश में खड़ा होकर ये कहने की हिम्मत कर पाएगा? हाल के दिनों में जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की, अमित शाह से माफी मांगी जा सकती है? अमित शाह के ऊपर इतना दबाव बनाया जा सकता है? असल में यही वक्त होता है। वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता है और सियासत में वक्त बहुत तेजी से बदलता है। कुछ लोगों को ये गुमान था कि वो आ गए तो 2025 तक, 2045-47 तक, मतलब अगले 50 साल तो कोई जाने वाला नहीं है, कोई उन्हें हराने वाला नहीं है, उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, वो चुप करा देंगे, वो डरा देंगे, और जो चुनाव जीत जाता है उससे सवाल नहीं पूछा जाता है। जितने भी तरह के ये नैरेटिव होते थे, आज वो सब मुश्किल में पड़ गए। इस मुद्दे की अहमियत देखें। मुझे अभी तक बुशरा जी इस पूरे मुद्दे पर कहीं से ये नजर नहीं आया। किसान आंदोलन था तो उसके भी खिलाफ एक तबके को खड़ा कर दिया गया था कि देखो सड़क पर बैठ गए, ये तो अमीर किसान है, ये खालिस्तानी हैं, ये जमींदार हैं, ये किसान देशद्रोही हैं। एक तबका उसके खिलाफ खड़ा कर दिया गया था। जब शाहीन बाग या CNRC का आंदोलन था तो उसके खिलाफ तो क्या क्या इस देश में बोला गया, ये सब आतंकवादी हैं, ये सब सड़क रोक लिए, ये सब गड़बड़ हो रहा है। जब इस देश में विपक्ष कोई आंदोलन करता था तो उसके ऊपर पत्रकार से लेकर तमाम लोग हमलावर हो जाते थे दक्षिणपंथी खेमे के। अरे आप चुनाव तो हार जाते हो, आप क्या बात करोगे, आप चुनाव हार गए, अब खत्म, कोई सवाल नहीं पूछ सकते। लेकिन ये मुद्दा ऐसा निकला कि अभी तक इसका विरोध नहीं कर पाई, इसीलिए धक्का मुक्की पर आना पड़ा। आप ये कह नहीं सकते। हाँ, अमित शाह जी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और मोदी जी जब 6 ट्वीट उनके बचाव में कर रहे थे तो अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, तो शायद उनको इस बात का आभास नहीं था। उनको ये भ्रम था कि गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर, जब उनके लोग इतने ताकत में हैं तो नैरेटिव उनका बनेगा। सबसे बड़ा आइकॉन देश में कौन? गोलवलकर। सबसे बड़ा आइकॉन कौन? सावरकर। माफी मांगी, नहीं मानी, उस पूरी डिबेट को खत्म करके यहां स्थापित किया जा रहा था। उन्हें भ्रम था। ये अंबेडकर का जब ये सवाल आया तो भ्रम टूट गया। अब तो देश में लोग पढ़ रहे हैं ना भाई, कौन थे अंबेडकर, किसके लिए काम किया अंबेडकर ने, क्या दिया इस देश को अंबेडकर ने, किसने अपमान किया इस देश का। चलो कांग्रेस ने गलती की तो कांग्रेस से भी नाराजगी है, लेकिन आज जो आप कर रहे हो, अच्छा भारत रत्न न देना, बुशरा जी आपके शो को बहुत लोग देखते हैं, मैं इसके जरिए भी कुछ सवाल लोगों से पूछता हूं। कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ चुनाव में किसी को खड़ा कर दी। मैं एक ऐतिहासिक तथ्य भी दे दूंगा कि उसके बाद जो चिट्ठी लिखी है बाबा साहब ने, उसमें नाम किसी और का लिया है, उनको हराने में कौन लोग खड़े थे। तो ये बड़ा अपराध है क्या? बाबा साहब चुनाव हार गए, ये बहुत बड़ा खतरा इस देश के सामने था। बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिला। बाबा साहब का समग्र प्रकाशन 1980 में आया, भारत रत्न 1990 में मिला। यही ना है कांग्रेस की गलती। वो आरक्षण का उन्होंने विरोध किया, फिर भी इस देश में आरक्षण लागू हुआ, फिर भी बाबा साहब इस देश के भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न बने। बाबा साहब चुनाव भले हारे लेकिन जहन में जिंदा हैं और अपनी लेखनी और अपने विचार से। तो वो अपराध तो जो थे वो इतिहास के गर्त में चले गए। आज जो अपराध हो रहा है कि बाबा साहब के सपनों के भारत में हिंदू राष्ट्र की बात करना, बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण को आउटसोर्सिंग, प्राइवेटाइजेशन, लेटरल एंट्री, NFS करके खत्म कर देना, SC ST OBC को कोई हक न देना, और सबसे बड़ी बात जिन चीजों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने चेताया था उसके ठीक विपरीत विचार को देश पर लागू कर देना, इससे बड़ा खतरा क्या बाकी लोगों ने किया? इसलिए ये आइडियोलॉजिकल बैटल एकदम खुलकर सामने आ गया। एक तरफ मनुस्मृति, एक तरफ संविधान, एक तरफ अंबेडकर, दूसरी तरफ सावरकर। अब जरा पक्ष स्पष्ट हो जाना चाहिए।
और इसलिए जब ये आइडियोलॉजिकल बैटल होगी तो इस आइडियोलॉजिकल बैटल में मनुस्मृति कभी टिक ही नहीं पाएगी। कितना भी रील्स बना लो, इस देश के नौजवानों को नहीं समझा पाओगे कि गोबर खाया करो, उसमें पौष्टिक औषधियां होती हैं। आपका मजाक उड़ेगा। गोबर नहीं खाएगी इस देश की पढ़ी लिखी जनता, समझदार जागरूक जनता। आप पाखंड अंधविश्वास की कथाएं फैलाओ गांव गांव में ताकि बीजेपी का वोट बैंक इंटैक्ट हो। जैसे ही लोग लौटेंगे वो शिक्षा का सवाल पूछेंगे, रोजगार का सवाल पूछेंगे, वहां भी आप फेल होते हैं। आप मस्जिद के नीचे से मंदिर खोजते हो, तनाव तो पैदा होता है, दंगे का माहौल तो बनता है, लेकिन वो नैरेटिव बहुत दिन तक नहीं चलता। ऐसे वक्त में यह विमर्श जब खड़ा हुआ है तो यह केवल राजनीतिक नहीं है, ये सांस्कृतिक विमर्श है बुशरा जी। बहुत गंभीर ये बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये राजनीतिक होता तो हो सकता है राजनीतिक दलों को फंसा दिया जाता। अरविंद केजरीवाल एक ईडी लगा दो, अखिलेश यादव का पुराना मामला खोल दो, राहुल गांधी पर 2-4 एफआईआर और लगवा दो, ऐसे करके वो दबा सकते थे। लेकिन जनता के बीच जो सेंटिमेंट है ना, उस पर कितने मुकदमे लगाओगे? जनता समझ रही है कि बीजेपी अंबेडकर विरोधी विचार की है, वो आरएसएस के विचार से चलती है, वो मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पूरा देश देखना चाहती है, वो मंडल के विरोध में कमंडल ले आई है, वो आरक्षण को पूरी तरह से खत्म करके ईडब्ल्यूएस को ही आरक्षण बना देना चाहती है, वो संविधान को भीतर भीतर कमजोर करना चाहती है। डॉक्टर अंबेडकर जिस फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते थे, सेकुलर स्टेट की बात करते थे, डॉक्टर अंबेडकर जिस प्रोग्रेसिव स्टेट की बात करते थे, वो तो बन ही नहीं रहा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तब तक जायज नहीं होगी जब तक सोशल और इकोनॉमिकल इक्वालिटी नहीं आएगी। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के खिलाफ आप जा रहे हो, मुट्ठी भर लोगों को अरबपति बना रहे हो, 82 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हो। आप सारे शैक्षणिक संस्थानों में फिर से मनुस्मृति वाला देश क्यों ला रहे हो? ताकि प्राइवेटाइज कर दो पूरी एजुकेशन को, तो जो अमीर हो उसको शिक्षा मिले, वो वाइस चांसलर बने, उस थोड़े से मुट्ठी भर तबके के लोगों को लोग जज बने। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि मीडिया में भी वही ब्यूरो चीफ बने रहे, वो देश चलाएं, वो अरबपति भी बने। जब ये डिस्कोर्स पूरा अंबेडकर के विरोध में है तो माफी तो मांगनी पड़ेगी, और अगर माफी नहीं मांगे तो केवल पॉलिटिकल बैटल लूज नहीं करेंगे, वो बात फिर आरएसएस के आइडियोलॉजिकल बैटल तक चली जाएगी, और वो जा रही है। और ये आइडियोलॉजिकल बैटल है, इसलिए ये बहुत अभी आगे और मुद्दा गर्म आएगा। राजनीतिक दलों को भी तो पता है ना भाई कि अगर समाज संविधान को लेकर जागरूक हो रहा है, समाज कह रहा है कि मनुस्मृति हमारा ग्रंथ नहीं है, समाज कह रहा है कि इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी चाहिए, समाज कह रहा है कि एजुकेशन पर बात हो, वो चीज जब जाएगी सोसाइटी में तो बीजेपी परत दर परत। आखिरी बात, ये मुद्दा वो है बीजेपी अपनी पिच पर नहीं है, वो विपक्ष की पिच पर है, जनता की पिच पर है, इसलिए भी उनको झुकना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में अगर वो देर करेंगे, मैं चाहता हूं कि अमित शाह जी अभी देर करें, अभी माफी न मांगे, बड़े नेता हैं, आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी, ऐसे कैसे माफी मांग लेंगे? थोड़ा और वक्त दें। अभी 25 दिसंबर आ रहा है मनुस्मृति दहन दिवस, उसके बाद नया साल शुरू होगा, और मैं अपने को पैनलिस्ट की बात में हाँ मिलाता हूं कि ये जो मशाल है वो अगले साल को सौंपी जाएगी। 2025 में जनगणना होने वाली है, 2025 में कई बड़े चुनाव होने वाले हैं, 2025 में नीतीश और नायडू का भविष्य भी देखा जाएगा, और जनता संविधान हाथ में लेकर देश की सड़कों को, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है, सड़कें गुलजार होंगी अंबेडकर के संविधान के साथ। तो मैं चाहता हूं कि अभी अमित शाह जी माफी न मांगे, थोड़ा वक्त लें, बड़े नेता हैं, इतनी जल्दी झुकना ठीक नहीं है, ताकि देश अंबेडकर और संविधान के और करीब जाए, ताकि भले चुनाव 1-2 बड़े चुनाव का मामला है नहीं, देश बच जाएगा, देश में मानववादी मूल्य बचेंगे। शुक्रिया जी। बहुत बेहतरीन और बहुत ही पते की बातें आपने जाहिर सी बात कही है, और ऐसे में इससे ज्यादा खुशाइन बात और कुछ हो नहीं सकती, जिसको मैं बार बार कह रही हूँ कि हम ऐसे वक्त में बैठे हैं जहां पर तमाम तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं,
और ऐसे में हम बात कर रहे हैं अंबेडकर की विचारधारा की, और जब इतनी बात इस पर की जाए, वो मेन स्ट्रीम मीडिया को भी मजबूर होना पड़े, चाहे वो अपने प्रोपेगेंडे और एजेंडे के साथ ही सही, लेकिन कम से कम वो उस पर बात तो कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के मन में, जो खासतौर पर युवा हैं, जिन तक वो विचार नहीं पहुंचे, एक जिज्ञासा तो जरूर उनके मन में पैदा होगी और वो जरूर ढूंढ कर पड़ेंगे कि आखिर ऐसा अंबेडकर ने क्या कहा था जिस पर बीजेपी इतना घिर गई है कि बात उनके अमित शाह के इस्तीफे तक आ पहुंची है। बहुत बहुत शुक्रिया जम्मू आनंद जी आपका, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी आपका भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आप तमाम हमारे कार्यक्रमों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।